स्वागत है आपका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स दिस वीक हिंदी में। इस एपिसोड में मैं सैयद आमिर हुसैन आपको बताऊंगा भारत के हर कोर्ट से आने वाली इस हफ्ते की ताज़ा खबरों के बारे में। हमारे साथ बने रहिए इन सारी ज़रूरी खबरों को जानने के लिए। हाँ, मगर अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in पर। इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करें। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 12 दिसंबर को आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक देश में पूजा स्थलों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि लंबित मुकदमों जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद आदि में अदालतों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। अंतरिम आदेश पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं और अधिनियम के कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। मध्यकालीन मस्जिदों और दरगाहों के स्वामित्व का दावा करने वाले देश में कई मुकदमे दायर करने के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच न्यायालय का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप आया है। संभल उत्तर प्रदेश में 16वीं सदी की एक मस्जिद के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित एक सर्वेक्षण आदेश के कारण नवंबर में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की एक विशेष पीठ ने यह आदेश पारित किया। इस हफ्ते की अगली जरूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण के बारे में रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भाषण का ब्यौरा भी मांगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई अपनी टिप्पणी से एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक संवैधानिक आवश्यकता विषय पर अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि भारत देश में बहुमत यानी बहुसंख्यक की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। उन्होंने मुसलमानों को कठमुल्ला भी कहा और अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत भड़काई। इस मामले में आगे की कार्यवाही से जुड़े रहने के लिए बने रहिए लाइव लॉ के साथ। कथित तौर पर वैवाहिक मामलों के माध्यम से अपनी पत्नी द्वारा उत्पीड़न के कारण अतुल सुभाष नाम के एक व्यक्ति की आत्महत्या के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के निर्देश देने के लिए मांग की गई है कि घरेलू मामलों के तहत दर्ज मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों को हिंसा और दहेज कानून का इस्तेमाल करके परेशान ना किया जाए। अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य 2010 और अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। प्रीति गुप्ता मामले में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के दुरुपयोग को चिन्हित किया था, जिसके तहत पति और उसके रिश्तेदारों को पत्नी के खिलाफ घरेलू क्रूरता का आरोप लगाते हुए अनावश्यक रूप से आपराधिक मामलों में घसीटा जाता है और विधायिका से इसमें बदलाव करने का आग्रह किया था। अचिन गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद से आग्रह किया कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नई आपराधिक संहिता यानी धारा 85 और 86 भारतीय न्याय संहिता में धारा 498A आईपीसी के समक्ष में संशोधन पर विचार करें। हालांकि 1 जुलाई 2024 से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान को बरकरार रखा गया है। अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को मणिपुर सरकार से राज्य में चल रहे जातीय संघर्षों के बीच जला दी गई, लूटी गई या अतिक्रमण की गई संपत्तियों की एक सीलबंद कवर में सूची पेश करने को कहा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ मणिपुर जातीय हिंसा संकट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विभा मखीजा ने बताया कि न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति ने पिछले साल से किए गए विभिन्न कार्यों पर 34 से अधिक रिपोर्टें तैयार की हैं। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और राज्य सरकार को उपचारात्मक कार्यवाही करने में सक्षम बनाने के लिए समिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
राज्य सरकार को मित्तल समिति द्वारा उठाए गए अस्थायी और स्थायी आवास के लिए धन जारी करने के मुद्दे पर भी जवाब देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 दिसंबर को निर्देश दिया कि भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक पार्थो चैटर्जी को 1 फरवरी 2025 को या उससे पहले जमानत पर रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को शीतकालीन छुट्टियां शुरू होने से पहले या 31 दिसंबर 2024 से पहले जो भी पहले आए आरोप तय करने पर फैसला करने का निर्देश दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को जनवरी 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में अभियोजन पक्ष के उन गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन चरणों के पूरा होने पर चैटर्जी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। किसी भी मामले में उन्हें 1 फरवरी 2025 से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयान की पीठ ने यह देखने के बावजूद कि सामग्री से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृश्य मामले के अस्तित्व का सुझाव मिलता है, इस सिद्धांत पर राहत दी कि विचाराधीन कैदी को दंडात्मक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है और किसी संदिग्ध को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगली खबर में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उन पर लगाई गई जमानत की शर्त को हटा दिया, जिसमें हर सप्ताह में 2 बार उन्हें ईडी और सीबीआई के जांच अधिकारियों के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि सिसोदिया नियमित रूप से मुकदमे में शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा, हमें उक्त शर्त आवश्यक नहीं लगती। सिसोदिया द्वारा चुनौती दी गई जमानत की शर्त इस प्रकार है, अपीलकर्ता को प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। अगली बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 10 दिसंबर को एक पति को 5 करोड़ रुपए का स्थायी गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। ये विवाह विच्छेद पर एक मुश्त निपटान के रूप में पत्नी को देते हुए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने अपने बच्चे के भरण पोषण और देखभाल के लिए पिता के दायित्व पर जोर दिया और पति को 1 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का निर्देश दिया ताकि वो अपने प्रमुख बेटे के भरण पोषण और वित्तीय सुरक्षा में सहायता कर सके। अपीलकर्ता पति और प्रतिवादी पत्नी शादी के 6 साल बाद लगभग 2 दशकों तक अलग अलग रहते थे, जहां पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी अति संवेदनशील थी और उसके परिवार के साथ उदासीन व्यवहार करती थी। वहीं पत्नी का आरोप था कि पति का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष लंबे समय से अलग अलग रह रहे थे और वैवाहिक दायित्वों में शामिल होने का कोई मौका नहीं था, अदालत ने माना कि विवाह पूरी तरह से टूट गया था। इस तथ्य को देखते हुए कि पत्नी बेरोजगार थी और एक गृहिणी के रूप में काम करती थी, जबकि पति एक विदेशी बैंक में प्रबंधकीय भूमिका में कार्यरत था और 10 से 12 लाख रुपए प्रति माह वेतन कमाता था, कोर्ट ने स्थायी गुजारा भत्ता राशि के रूप में 5 करोड़ रुपए रखना उचित समझा, जो कि विवाह विच्छेद के लिए एक मुश्त निपटान था। एक और जरूरी खबर पे आते हुए उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक CJM यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नवंबर 2022 में महाराष्ट्र में उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दायर एक शिकायत मामले में आरोपी के रूप में तलब किया है। अदालत ने पाया कि गांधी ने अपने भाषण के माध्यम से और एक संवाददाता सम्मेलन में भाषण से पहले पर्चे बांटकर समाज में नफरत और दुर्भावना फैलाई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के नौकर थे और उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। इस पृष्ठभूमि में गांधी के खिलाफ प्रथम दृश्य मामला पाते हुए अदालत ने अब उन्हें आईपीसी की धारा 153A और 505 के तहत आरोपों का सामना करने के लिए 10 जनवरी 2025 को तलब किया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 13 दिसंबर को अभिनेता अल्लू अर्जुन को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन्होंने पिछले सप्ताह हैदराबाद में एक सिनेमा हॉल के बाहर अभिनेता के अनिर्धारित दौरे के दौरान हुई भगदड़ के संबंध में एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई थी। लगभग 2 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद
न्यायमूर्ति जुवादी श्रीदेवी ने आदेश में कहा कि मैं अर्नब गोस्वामी मामले के बाद सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक हूं। जेल अधीक्षक को बॉन्ड जमा करना होगा। मामला अगली बार 21 जनवरी 2025 को सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संजीव नासियार को उनकी कानून की डिग्री की प्रामाणिकता की जांच पूरी होने तक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी बीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से हटाने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 7 दिसंबर को पारित बीसीआई के प्रस्ताव को चुनौती देने वाले नासियार द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए मामले को 21 जनवरी 2025 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। नासियार के पास देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर से कानून की डिग्री है। वो आम आदमी पार्टी के कानूनी सेल के अध्यक्ष भी हैं। बीसीआई ने अपने प्रस्ताव में कहा कि उनके द्वारा गठित उप समिति द्वारा गहन जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि संजीव नासियार की एलएलबी ऑनर्स डिग्री की प्रामाणिकता अत्यधिक सनदिग्ध थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। हम लौटेंगे अगले हफ्ते कोर्ट्स दिस वीक हिंदी के अगले एपिसोड के साथ। जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये खबरें जान के कैसा लगा। सिर्फ 89 रुपए में हमारे चैनल को ज्वाइन कर हमें सपोर्ट करिए और बने रहिए लाइव लॉ के साथ। धन्यवाद।